कबीर ने श्रेया को अपने रूम के बाहर पकड़ लिया था। काव्या भी उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। श्रेया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? श्रेया ने जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। मैं यहाँ क्या कर रही थी? ये कैसा सवाल है? ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैं रहती हूँ यहाँ, पर ये काव्या यहाँ क्या कर रही है? काव्या और कबीर ने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इनफैक्ट श्रेया ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि वो ये सवाल पूछेगी। काव्या ने उपहास भरी नजरों से श्रेया की तरफ देखा। वो उसका घमंड टूटते हुए देखने का इंतजार कर रही थी जब कबीर उसे काव्या के साथ अपने रिलेशन के बारे में बताएगा। काव्या, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, अभी तुम जाओ, गुड नाइट। काव्या हैरान रह गई, पर अब वो रुक भी तो नहीं सकती थी। उसने घूर कर श्रेया को देखा और फिर वहां से निकल गई। श्रेया भी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। कबीर उसे रोक कर बोला, श्रेया, वी आर नॉट रियल हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए ना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तुम्हारे किसी भी सवाल पर जवाब देने की जरूरत है, ना तुम्हें पूछने की। सॉरी, आगे से याद रखूंगी। श्रेया तो जवाब देकर वहां से निकल गई, पर कबीर किसी गहरी सोच में डूब गया। सुबह सुबह कबीर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट रजत अचानक से दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, सर गजब हो गया, रणधीर सिंह आपके करजत वाले फार्म हाउस पर पहुंच गया है। क्या? कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सवालिया निगाहों से रजत की तरफ देखकर पूछा, लेकिन वो वहां क्या कर रहा है? उसे वहां के बारे में पता कैसे चला? रजत ने मुंह बनाकर अपनी लाचारगी जाहिर करते हुए कहा, सर, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर इतना जानता हूं कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी हैं। वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस। कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने कहा, मुझे किसी बदमाश से निपटने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है रजत। हाँ, पुलिस बाद में वहां आ सकती है रणधीर सिंह की लाश उठाने के लिए। लेट्स गो। कबीर जब अपने फार्म हाउस के बाहर उतरा तो वो अकेला नहीं था। कमांडोज की 2 टीम भी उसके साथ आई थी। गॉगल्स लगाए कबीर आगे आगे चल रहा था और उसके कमांडोज हाथों में अल्ट्रा मॉडर्न गन्स लिए उसको फॉलो कर रहे थे। वहां ब्लैक रंग की 2 फॉर्च्यूनर्स ऑलरेडी खड़ी थी, जिन्हें देखते ही रजत समझ गया था कि मुसीबत अभी टली नहीं है। लेकिन वहां खड़ी एक कार को देखकर कबीर चौंक पड़ा। कबीर ने अपनी गैंग के साथ हॉल के अंदर कदम रखा ही था कि तभी एकदम से भारी भरकम आवाज उसके कानों में गूंजी। अरे देखो तो कौन आया है, मिस्टर कबीर, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। वैसे आपका यहाँ होना भी जरूरी था। अरे भैया, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फार्म हाउस है, इसको अलविदा कहने के लिए आपको आना ही था। कबीर ने एक जलती हुई निगाह रणधीर सिंह के ऊपर डाली, मगर वो यहाँ किसी और को देखकर ज्यादा परेशान था। काव्या एक कोने में भौचक्की खड़ी थी और 2 लोग भी उसके साथ खड़े थे। कबीर को देखते ही काव्या उसकी तरफ दौड़ कर आई और रणधीर सिंह और उसके आदमियों की तरफ इशारा करके उसने पूछा, कबीर, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? अगर तुम्हें ये फार्म हाउस गिफ्ट नहीं करना था तो ना करते, इसे यूं रातों रात बेचने का प्लान तो ना बनाते। मुझे तो चाहिए भी नहीं था ये सब। प्लीज इसे मत बेचो। आई डोंट वॉन्ट इट, कीप इट फॉर योरसेल्फ। लिसन काव्या, पूरा शहर ये बात जानता है कि कबीर कपूर ने एक बार जिसको जुबान दे दी तो फिर अपने वादे से मुकरता नहीं है। ये फार्म हाउस तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही इस लफंगे की औकात है जो ये मेरी प्रॉपर्टी की कीमत लगा सके। कबीर ने जैसे ही रणधीर सिंह की तरफ देखकर अपनी बात खत्म की, रणधीर के साथ आए हुए 4 गनर्स ने अपनी बंदूकें कबीर के ऊपर तान दी। खतरा देखकर रजत और उसके कमांडोज ने भी रणधीर एंड कंपनी को फौरन अपने निशाने पर ले लिया। पूरे हॉल में मौत का सन्नाटा पसर गया। कबीर, तुमने शायद पहली बार में सुना नहीं, मैं ये फार्म हाउस तुमसे खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि इस पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। शायद बाहर देखा नहीं तुमने, मैंने कपूर फैमिली की नेम प्लेट को उखाड़ कर फेंक दिया है। तूने कपूर फैमिली की नेम प्लेट को नहीं, खुद के एग्जिस्टेंस को उखाड़ कर फेंका है। रणधीर कंफ्यूज होकर कबीर को देखने लगा। कबीर बोला, नहीं समझ आया? अभी आएगा। कबीर ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल रणधीर सिंह के पॉकेट में पड़ा फोन बजने लगा।
उसने झट से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। कॉल रिसीव करके उसने हेलो भी नहीं बोला था कि उससे पहले दूसरी तरफ से आवाज आने लगी। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, रणधीर सिंह की परेशानी भी बढ़ने लगी। सभी लोग एक तक रणधीर का चेहरा देख रहे थे। कॉल जैसे ही कटा, रणधीर सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा कबीर, तो आजकल तुम भी सिफारिश से काम लेने लगे हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपने दम पर लड़ते हो। लेकिन कोई बात नहीं, सामने अगर शेर खड़ा हो तो कुत्ते और सियार में दोस्ती हो जाती है। रणधीर के चेहरे पर हार की हताशा साफ साफ झलक रही थी, इसलिए वो गुस्से में अनाप शनाप बके जा रहा था। कबीर ने लेकिन ये वार खाली नहीं जाने दिया और तुरंत पलटवार करते हुए बोला, कैसा जमाना आ गया है, कुत्तों के बदन पर जरा से बाल आ जाएं तो बेचारे खुद को शेर समझने लगते हैं। ये डायलॉग बाजी अपने घर जाकर करना। इस समय तुम मेरी प्रॉपर्टी में बिना मेरी परमिशन के खड़े हो। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना अगली बार मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बंदूक बोलेगी। रणधीर सिंह ने हाथ मलते हुए अपने गार्ड्स को इशारा किया। वो सब के सब एक साथ चल पड़े। रणधीर सिंह आगे आगे चल रहा था, जबकि उसके गार्ड्स अपनी गन्स को नीचे किए हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कबीर के बगल से गुजरते हुए रणधीर सिंह ने आहिस्ता से कहा, आज तो जा रहा हूँ कबीर, लेकिन याद रखना, कुत्ता तभी तक भौंकता है जब तक शेर पिंजरे में बंद है। पिंजरा खुलते ही तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। कबीर ने रणधीर की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो भौंकते कुत्ते पर ध्यान ही नहीं दे रहा हो। रणधीर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। रणधीर सिंह को धूल चटाने के बाद कबीर अपना काफिला लेकर काव्या के साथ निकल पड़ा। रजत ड्राइवर के बगल में बैठा था, जबकि कबीर पीछे बैठकर लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। रजत ने अचानक सामने लगे मिरर में देखकर कहा, सर, आप फार्म हाउस पर खून खराबा नहीं चाहते थे, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये रणधीर के पास आखिर किसका फोन आया जिसके बाद वो तुरंत वहां से निकल गया? रजत का सवाल सुनकर कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने लैपटॉप का फ्लैप गिरा दिया और सामने देखकर बोला, स्टेट मिनिस्टर का। एक बार उनकी बहुत बड़ी मदद की थी मैंने, आज उनकी बारी थी। पुलिस से कोई गुंडा डरे ना डरे, पर पॉलिटिशियन से सब डरते हैं। रणधीर भी डर गया। रजत के फेस पर स्माइल थी। एक बार फिर से आपने प्रूव कर दिया सर, आपसे पंगा लेना फिजूल है। इधर कबीर अपना दबदबा दिखा कर आ रहा था, उधर श्रेया एक बार फिर नवी के साथ फिल्म सिटी के अंदर अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंच चुकी थी। नवी अभी अपनी किसी दूसरी क्लाइंट को मैनेज करने के लिए गई हुई थी और श्रेया अकेली बैठकर फोन में कुछ देख रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि एक साया आकर उसके सिर पर खड़ा हो गया है। कैसी हो श्रेया? अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर श्रेया चौंक पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा तो राहुल सामने खड़ा था। श्रेया घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और राहुल से दूर हट गई। राहुल ने एक बार उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर हंसकर बोला, यार तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। इस ड्रेस में तो वाकई कमाल लग रही हो, वैसे आजकल दिखाई नहीं देते तुम सेट्स पर। श्रेया ने सीधा सीधा जवाब देने के बजाय गंभीरता के साथ कहा, राहुल प्लीज देखो, तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं जानती हूँ कि हम कभी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन रिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उसे पहले ही शक है कि मैं तुम पर। आगे के शब्द श्रेया के हलक में अटक गए, जिसे पूरा करते हुए राहुल ने कहा, क्या ये तुम मुझ पर लाइन मारती हो? कम ऑन श्रेया, हमारी फ्रेंडशिप को रिया भला कैसे डिफाइन कर सकती है? उसका बचपना जाता ही नहीं है। राहुल अभी बात ही कर रहा था कि ठीक उसी समय रिया की आवाज सुनाई पड़ी। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई जब रिया ने कहा, राहुल तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? राहुल जो अभी तक जंगल का शेर बना हुआ था, रिया के आते ही भीगी बिल्ली बन गया। रिया ने श्रेया को दिखाकर राहुल की बांह पकड़ ली और श्रेया की तरफ देखकर बोली, लोगों को तो बस मौका चाहिए दूसरों की जिंदगी में आग लगाने का। अपना घर तो बसा नहीं पाते, इसलिए दूसरों का उजाड़ने चल देते हैं। चलो राहुल यहाँ से। रिया ने हालांकि सीधे सीधे श्रेया को कुछ नहीं कहा था, लेकिन श्रेया फौरन तो नक्कर बोली, ओह हेलो रिया मैडम, इतनी इनसिक्योर हो तो बांध के रखो अपने बॉयफ्रेंड को,
वो तो मैं हूँ जो एडवाइस दे रही हूँ। कोई और होता तो तुम्हारा राहुल उसकी बाहों में होता। रिया इस कदर तिलमिलाई कि वो श्रेया के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो अपनी जगह पर जम गई। कबीर श्रेया के नजदीक आकर खड़ा हुआ। वो श्रेया को कंधे से पकड़ते हुए बोला, श्रेया तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहीं और ढूंढ रहा था। लेट्स गो। श्रेया तो खुद भी वहां से निकलने की फिराक में थी, पर कबीर ने आकर सब संभाला या बिगाड़ा उसे समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त तो वो चुपचाप सेट से बाहर निकल गई, पर कार में बैठते ही बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कबीर, और रिया के सामने क्यों आए? उसे हम पर शक हो जाएगा। कबीर ने मुस्कुराकर श्रेया के मासूम चेहरे पर नजर डाली और बोला, मैं यहाँ किसी काम से आया था, पर देखा कि तुम्हें धोया जा रहा है तो पति का कर्तव्य निभाने चला आया। एक जिम्मेदार पति कभी अपनी वाइफ की इंसल्ट नहीं सहेगा। कबीर के जवाब से श्रेया का दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा। उसका मन किया कि वो कबीर को जोर से गले लगा ले, पर पिछले दिनों से जो वो कबीर के बारे में देख समझ रही थी, उससे उसने खुद के जज्बातों पर काबू किया और खुद से बोली, श्रेया पागल मत बन, ही डजंट केयर फॉर यू, केवल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी कर रहा है, कंट्रोल योरसेल्फ। श्रेया झट से बोली, एक तरफ तुम खुद कहते हो कि हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अब खुद लोगों के सामने आकर रूमर्स को सच प्रूव कर रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, और तुम भी ज्यादा मत सोचो। बस ये याद रखो, मेरे साथ दिखने से जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। कबीर कपूर के साथ आज तक जिसका नाम जुड़ा है उसकी लाइफ बन गई है। श्रेया ने घूर कर कबीर को देखा और बोली, हाँ देख रही हूँ, पिछले 15 दिनों से जो लाइफ बनी है मेरी, डर लग रहा है कहीं खुद की नजर न लग जाए खुद को। कबीर जानता था कि श्रेया की बात में सरकाज़म था, पर वो मुस्कुरा दिया। श्रेया चिढ़कर अपने आप से बोली, यकीन नहीं आ रहा कि कुछ देर पहले इस इंसान को गले लगाने के बारे में सोच रही थी मैं। सो इरिटेटिंग। रिया को मैं जानती हूँ, वो अब चुप नहीं बैठेगी। She will do something big. कबीर किस तरह के फायदे की बात कर रहा था, इस बारे में श्रेया को तब मालूम पड़ा जब वो अगले दिन शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची। मेन गेट से एंटर करके उसने जैसे ही कदम रखा, वैसे ही कई लोग उसके आसपास जमा होने लगे। श्रेया इनमें से ज्यादातर लोगों को पहचानती थी। ये सभी आर्टिस्ट थे, पर कुछ चेहरे अनजान भी थे। ऐसे ही एक अनजान लड़की तो श्रेया का हाथ पकड़ते हुए बोली, सुनिए, आप श्रेया मैम है ना? श्रेया ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ, बस श्रेया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ हो क्या रहा है, इतने लोग? श्रेया के सवाल का जवाब नवी ने दिया। भीड़ को हटाते हुए वो श्रेया के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अरे जिससे मिलने सेट पर खुद कबीर कपूर आएगा, उसके आसपास भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा? चलो, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया है। श्रेया के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने खुशी खुशी रिया की तरफ देखकर पूछा, क्या सच में रत्नेश सर ने मुझे खुद बुलाया है? लेकिन मेरा तो कोई ऑडिशन नहीं है। कबीर कपूर श्रेया अगेन। नवी ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अब जल्दी चलो, इससे पहले कि डायरेक्टर का मूड बदल जाए। श्रेया ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी दो लड़कियां उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। एक लड़की हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, श्रेया मैम देखिए, आई नो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, हमने आज से पहले कभी आपसे बात तक नहीं की और आज एकदम से फेवर मांगने चले आए। प्लीज डायरेक्टर सर से हमारे बारे में भी बात कीजिएगा, साइड रोल भी चलेगा। एक से एक हसीन चेहरे जो कल तक श्रेया को घास भी नहीं डालते थे, आज उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। ये नजारा देखकर श्रेया के अंदर का एक्टर उछाले मारने लगा। वो अपने हाथों को नचाते हुए और पलके झपका बोली, ठीक है, सोचेंगे, कीप इन टच बेबी। ये देखकर नवी की हंसी छूट गई। वो श्रेया को छेड़ते हुए बोली, मैम प्लीज, बड़ी एक्ट्रेस बनती मुझे मत भूल जाइएगा, अपनी पर्सनल मैनेजर बना लीजिएगा। इस बार नवी के साथ साथ श्रेया भी हंस पड़ी और फिर वो दोनों डायरेक्टर की वैनिटी वैन की तरफ चल पड़े, जहां एक प्लेजेंट सरप्राइज श्रेया का इंतजार कर रहा था। उसी शाम शहर के एक मशहूर कैफेटेरिया के अंदर कबीर और काव्या भी एक साथ बैठे हुए थे। कैफे के दूसरे फ्लोर पर भीड़ भाड़ कम थी। हल्के पीले रंग की रोशनी में काव्या का चेहरा
सोने जैसा दमक रहा था। कोने में एक पियानिस्ट अपना पियानो बजा रहा था, जिसका मीठा संगीत फिजा में घुल रहा था। सफेद कपड़े पहने 2 वेटर्स बेआवाज अपना काम कर रहे थे। तभी एक वेटर आया और बोला, मैम आपने एक स्पेशल रूम के लिए बोला था ना, वो तैयार है। अंदर एक लाइफ साइज केक आपका इंतजार कर रहा है। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठी और कबीर को भी उठने का इशारा किया। काव्या टेबल से बाहर निकल रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका गाउन टेबल के कोने में उलझ गया है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उसे बचा लिया। काव्या ने चैन की सांस ली, पर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो कबीर की तरफ देखते हुए बोली, कबीर ये क्या किया तुमने? तुम्हें मुझे गिर जाने देना चाहिए था। कबीर की आंखों में भी अचानक से खौफ नजर आने लगा। अचानक से उसकी पूरी बॉडी में सनसनी होने लगी। उसे तेज जलन का एहसास हुआ। कबीर पैनिक होकर गिरने लगा, लेकिन अगले ही पल काव्या ने उसे संभाल लिया। कबीर उसे थैंक्स बोलने की जगह चिल्लाया, काव्या ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना? कबीर ने जब खुद को संभाले हुए हाथों को देखा तो उसे समझ आया कि वो काव्या नहीं थी। उसने जल्दी से पलट कर देखा, वहां श्रेया खड़ी थी। कबीर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। वो अब भी श्रेया की बाहों में था और ये देखकर काव्या के तन बदन में आग लग गई थी। और उसी वक्त श्रेया की नजर टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर गई। ये कबीर के कर्जत वाले फार्म हाउस के पेपर थे। काव्या ने झट से उन्हें अपने हाथों में उठाया और श्रेया को कबीर से दूर करते हुए बोली, पेपर्स को क्या घूर रही हो श्रेया? कबीर के फार्म हाउस पर नजर है तुम्हारी। वहां कब्जा करने के लिए रणधीर को तुमने ही भेजा था ना? क्यों लगाया है काव्या ने श्रेया पर इतना बड़ा इल्जाम? ये है उसकी कोई चाल या श्रेया वाकई है कसूरवार? અમારો વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરતા ભૂલતા નહીં.